नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की करेंगे, क्योंकि हिमाचल में मॉनसून के बाद सड़कें खतरनाक बनी हुई हैं और प्रशासन लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने को सलाह दे रहा है। उसकी वजह बिलासपुर के समलेटू में आई कुछ तस्वीरें हैं, जिनको हम आपको अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तस्वीरें राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 4 लेन की है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद खोल तो दिया गया, लेकिन सड़क पर पत्थर गिरने का खतरा बरकरार है। वीडियो 26 जून का बताया जा रहा है और देखिए किस तरह पत्थर पहाड़ी से गिर रहा है। गनीमत रही कि इन पत्थरों के चपेट में कोई नहीं आया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि डीसी बिलासपुर आबिद सादिक हुसैन भी कर चुके हैं। तो खतरे के से बिल्कुल खाली नहीं है हिमाचल प्रदेश की सड़कें। हालांकि यातायात कई जगह बाधित रहा और कई जगह खोल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद खतरा नहीं टला है। उसकी तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल में अगर आप सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इस वीडियो को देखकर सावधान रहें। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है और इसमें धर्मशाला को 5 मैचों की सौगात मिली है। बड़ी खबर है आज की, जिसमें 7 अक्टूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच पहला मैच होगा। फिर 10 अक्टूबर को इंग्लैंड बांग्लादेश आपस में भिड़ेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और क्वालिफायर 1 टीम के बीच मैच होगा। वहीं धर्मशाला में सबसे बड़ा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। वहीं वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है, जबकि मेजबान भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर जिस पर सभी की नजर रहती है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। तो वहीं फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। तो सौगात आज मिली है जब आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया है और इसमें धर्मशाला को 5 मैचों की सौगात मिली है। हमारे साथ विचित्र धर्मशाला से जुड़ रहे हैं। इस शेड्यूल के बाद धर्मशाला में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और बड़ी बात है धर्मशाला के लिए 5 मैच खेले जाने हैं। विचित्र सना बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत एक्साइटमेंट है, ना केवल धर्मशाला के लोगों में बल्कि जो प्रदेश के लोग और बाहर के लोग भी, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से भी लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी काफी एक्साइटेड नजर आए हैं। क्योंकि हमारी जो बातचीत उन लोगों के साथ हुई है तो उन्होंने कहा, कुछ बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पहली मर्तबा यहाँ पर आए हैं और इस स्टेडियम को देखकर जा रहे थे। जब हमने उनसे कहा कि देखिए वर्ल्ड कप के 5 मैच इस स्टेडियम को मिले तो वो बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जिस तरह का ये स्टेडियम है और जिस तरह से खूबसूरत धौलीधार की हट्टी में ये स्टेडियम बना है, यहाँ पर मैच देखने का एक अपना ही अलग रोमांच रहने वाला। फिलहाल मैं तस्वीरें भी साझा करूंगा। देखिए अभी भी यहाँ पर जो है वो स्थानीय स्तर का मैच यहाँ पर चल रहा है कांगड़ा और ऊना के बीच का, लेकिन जो 5 वर्ल्ड कप के जो मैच यहाँ पर मिले हैं ये अपने आप में ऐतिहासिक हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो एचपीसीए के डायरेक्टर है संजय शर्मा। हम उनसे बातचीत यहाँ पर करना चाहेंगे कि किस तरह की एक्साइटमेंट है आप लोगों में और ये मैच आए, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? आईसीसी, बीसीसीआई सभी का धन्यवाद। अरुण धूमल जो इस समय आईपीएल के चेयरमैन हैं और बीसीसीआई के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं, उनका भी धन्यवाद। धर्मशाला को वर्ल्ड कप का वेन्यू बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और उसके बाद 5 मैचेस और 5 मैचेस भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमें जो है वो यहाँ पर आकर के खेलेंगी। तो निश्चित तौर पे धर्मशाला के लिए जो है वो बहुत रोमांचकारी पल जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। संजय जी, आप डे 1 से, क्योंकि इस स्टेडियम को बनाने में भी आप लोगों का अहम योगदान रहा है और आप डे 1 से यहाँ पर कई उतार चढ़ाव भी आप लोगों ने देखे हैं, कैसा लगता है इस तरह से फलीभूत होता हुआ अपना वो वाला ड्रीम जो कभी आप लोगों ने देखा था?
बहुत खुशी होती है कि अनुराग ठाकुर जिनके नेतृत्व में हम सब ने मिलकर के काम किया, अनुराग ठाकुर जी का सपना जो है वो साकार हो रहा है। कहाँ हम एक मैच के लिए भी जो है वो दरकार रहती थी कि कब ओडीआई यहाँ पे होगा, और कहाँ अब जो है वो विश्व कप के इतने महत्वपूर्ण मैच जो है वो यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो है इतना बड़ा गिफ्ट जो है दिया है अनुराग ठाकुर जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं का सपना जो है वो साकार हो रहा है, और एचपीसीए जो है वो जो भी पदाधिकारी हैं वो इसको मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, और जो आने वाला आयोजन है उसको पूरी तरह से सफल बनाएंगे, और इस आयोजन के लिए सभी का सहयोग हमें मिलेगा, उसकी हम आशा करते हैं। और सर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा क्यों इस स्टेडियम को जो वो महत्वपूर्ण मानती है आईसीसी भी और बीसीसीआई भी, और एचपीसीए तो खैर चाहती है कि यहाँ पर मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। धर्मशाला का अपना एक विश्व मानचित्र के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पहले ये स्थान जो है वो दलाई लामा जी के करके जाना जाता था, आज जो है ये प्रदेश के अंदर जो है वो क्रिकेट को लेकर के अपनी पहचान बनाए हुए है। और धर्मशाला का ये जो स्टेडियम है वे विश्व के जो पहले 5-6 स्टेडियम्स हैं उनके महत्वपूर्ण उस स्थान के अंदर जो है ये शुमार है। इसलिए जो है इसका महत्व जो है वो और बढ़ जाता है, और हर खिलाड़ी विदेश से जो भी टीम आती है उसके खिलाड़ी की आंतरिक इच्छा होती है कि एक मैच जो है वो हमें धर्मशाला के अंदर। बिल्कुल, तो धर्मशाला का ये महत्व है, ये अहमियत है जिसका जिक्र ये अधिकारी करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी जब 5 मैच धर्मशाला के इस स्टेडियम में होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सरकार भी मजबूत होती है, और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विचित्र, और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। केंद्र सरकार के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब बागबानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल केंद्र ने वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करने का फैसला किया है, जिससे भारतीय सेब को कड़ी चुनौती मिलेगी और बागबानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस फैसले का सेब उत्पादक संघों के साथ साथ हिमाचल सरकार ने भी विरोध किया है, और इस फैसले के खिलाफ सुक्खू सरकार मोदी सरकार को जल्द एक चिट्ठी भी लिखने वाली है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया है कि सुक्खू सरकार विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि साल 2018 में अमेरिका ने जब स्टील और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ाया तो बदले में भारत सरकार ने अमेरिकी सेब समेत 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70% हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद सरकार ने रिटेलिएटरी टैरिफ को वापस लेने का फैसला लिया है, जिसकी नई दरें 3 महीनों के भीतर लागू होंगी। तो बड़ी खबर है, सेब के इशू पर कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार मोदी सरकार को लिखने वाली है पत्र। प्रधानमंत्री महोदय के अमेरिकन दौरे के दौरान जो सेब पर आयात शुल्क 70% से 50% किया गया, वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर आयात शुल्क घटाना 2018 में रिटेलिएशन में इसी भारत सरकार ने जो है अमेरिका की 28 उत्पादों के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाया था, जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर आयात शुल्क को जो है वो बढ़ाया था। और रिटेलिएशन में भारत सरकार ने सेब, अखरोट, बादाम और हार्ले डेविसन जैसे मोटरसाइकिल्स की तरह जो है 28 उत्पादों के ऊपर जो है आयात शुल्क बढ़ाया था। सेब के ऊपर 50% से 70% रिटेलिएशन में किया गया था, और उस आयात शुल्क को इस दौरे के दौरान जो है वॉशिंगटन एप्पल पे घटाया गया है, जिससे कि सीधा नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के प्रीमियम सेब पर पड़ना निश्चित रूप से तय है। बागवान है हिमाचल प्रदेश के, उनकी हमेशा से ये डिमांड थी कि जो ड्यूटी है वो बढ़नी चाहिए। हमारी क्या डिमांड थी कि हम 100% के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि 70 के बजाय 100 होना चाहिए था। अब आज नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भी हिमाचल प्रदेश में आए तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा विशेष नाता हिमाचल प्रदेश के लोगों से है, और सोलन में रैली की और ये कमिटमेंट की थी कि मैं सेब बागवानों के लिए ये जो ड्यूटी है ये बढ़ाऊँगा। लेकिन आज 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो आज जिस प्रकार का फैसला भी किया है वॉशिंगटन एप्पल को लेके, माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे हैं, और उस वक़्त ये फैसला लेना कि 20% ड्यूटी
उल्टी जो है 70 से 50 कर देगी। और लड़ाई क्या लड़ रहे हैं लोग, प्रदेश के जो बागवान हैं वो 100% की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा जो है आप इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाएंगे तब जाके जो है हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। तो केंद्र के इस फैसले से कहीं ना कहीं अगर बात मीडिया सलाहकार की करें तो वो उनका रिएक्शन प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कही जा रही है। वाशिंगटन से पर आयात शुल्क में कहीं ना कहीं कटौती है, जिससे हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता बढ़ी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है उसे ये कैसे देखते हैं। संयोजक है हरीश चौहान साहब जो कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर फोरम के। आपका स्वागत करते हैं। वेलकम न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश को वक्त देने के लिए। हरीश चौहान जी, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप चाहते क्या है? क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है या गलत? देखिए, ऐसा है, जो रिटेलिएशन में ये 2018 में लिया गया निर्णय था उससे हम बहुत खुश थे हिमाचल प्रदेश के बागवान, क्योंकि वॉशिंगटन एप्पल जो है 2018 से पहले लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है भारत में आयात होता था। और हमारा हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे क्षेत्र है, या जैसे कि शिमला जिला के बहुत ऊंचे क्षेत्र और किन्नौर का जो सेब है, या कश्मीर का जो कुल्लू डिलीशियस सेब है, और उत्तराखंड का जो हर्षिल का सेब है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेब है। और उसको जो है उसके लिए कंपटीशन में जो ये वॉशिंगटन एप्पल आता था उससे जो है हमें राहत मिल चुकी थी 2018 में, जो 1 लाख मीट्रिक टन से जो है लगभग वो घटकर 80% कटौती हो गई थी, जब ये 70% हो गया था। 20% से भी यहां भारत में आयात हो रहा था वॉशिंगटन एप्पल। लेकिन अब उसके द्वारा से जो है इंपोर्ट ड्यूटी 50% होने से जो है फिर से ये काफी मात्रा में भारत में आएगा। और अगर ये भारत में जब भी आता है तो जो हमारा प्रीमियम सेब है, खासकर 3 राज्यों का, वो तीनों राज्यों का प्रीमियम सेब को बड़ा नुकसान पहुंचाता है, उसके कंपटीशन में खड़ा हो जाता है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि पहले हमें अपने उत्पाद बेचने दिए जाए, जब अगर कमी भारत में पड़ती है किसी उत्पाद की तो आयात करने की भी हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले उससे ज्यादा बेहतर सेब हमारे 3 राज्यों में है। तो उसके लिए जो है 140 करोड़ की जो हमारी जनता है उसमें स्पेस देना भी हमारी जरूरत है। और एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से कहना है कि अगर स्टील, आयरन या इंडस्ट्रियल कोई भी जो हमारे नेगोशिएशंस है उसमें उसकी नेगोशिएशन के लिए जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को जो है वो ताक पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है हमारी एक इतनी बड़ी जीवन रेखा जिससे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो जुड़ी हुई है। किसानों की रीढ़ इसे समझा जाता है। और हरीश चौहान जी, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सरकार सुखू सरकार चिट्ठी लिखने वाली है। अगर हॉर्टिकल्चर फोरम की बात करें तो अपने तरीके से आप लोग क्या कुछ इस फैसले के खिलाफ करने वाले हैं आने वाले दिनों में? हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखेंगे। आज जो है वाणिज्य मंत्रालय के सचिव महोदय का एक जरूर प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि इसका नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बागवानों को, हम लोकल सेब बागवानों को नहीं होगा। लेकिन उनका मानना बिल्कुल गलत है। हम भारत सरकार के वाणिज्य सचिव जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उसका खंडन करते हैं। हमारे को निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होने वाला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, वाणिज्य मंत्रालय और सभी मंत्रालय को इसको लिखेंगे, हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम की तरफ से, तीनों राज्यों की तरफ से, और इसकी पूरी जो है हम पूरी जोर से इसका खिलाफत करेंगे और आग्रह करेंगे सरकार से कि इसको दोबारा से पुनर्विचार कर दिया जाए। और हम हमारी जो रोजी रोटी है, खासकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बहुत सारी पॉपुलेशन के और कुछ क्षेत्र जो है उत्तराखंड के भी इसमें संलिप्त है, उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो इस तरह का मुश्किलें दौर आता है। और एक और कहा जा सकता है कि सुखू सरकार की तरह हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। और हरीश चौहान साहब जो कि संयोजक हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हर फोरम पर कहीं ना कहीं वो चिट्ठी लेकर अपना रोष व्यक्त करेंगे। और ये फैसला उनके लिए, हॉर्टिकल्चर शोबे से, विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है और बहुत निराशाजनक ये फैसला है और इसका इंपैक्ट उन पर जरूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हरीश चौहान जी। आपकी बात तो को हिमाचल में कई लोगों ने सुना होगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री की
की तरफ से भी इस पर कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। खासकर बात अगर अनुराग ठाकुर जी की जाए, क्योंकि वो हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं, तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर वो प्रधानमंत्री से भी बातचीत करें और आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये बात वहां तक जरूर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ऊना के हरोली में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में हजारों लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे। यहां नशे के खिलाफ बड़ी ब्रिस्क वॉक का आयोजन किया गया। मां भगवती की विधिवत पूजा अर्चना के बाद मशाल प्रज्वलित कर राज्यपाल ने ब्रिस्क वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नशे के खिलाफ इस लड़ाई के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पीठ भी थपथपाई। ब्रिस्क वॉक के आयोजन से पूर्व प्रदेश भर में प्रसिद्ध सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब मनमोहा। और तस्वीरें हरोली से हैं जो टीवी स्क्रीन पर हैं। नशे के खिलाफ ब्रिस्क वॉक का शुभारंभ होने से पहले ये तस्वीरें हैं और एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे उससे पूर्व ये इस तरह की सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने को मिले। आपको बता दें कार्यक्रम को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और साथ ही साथ पूर्व उससे पहले ये इस तरह की नजारे, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और उनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद थे। तो ये पहले की तस्वीरें हैं जब नशे के खिलाफ शंखनाद किया जाना था और शंखनाद से पहले इस तरह की सांस्कृतिक तस्वीरें, प्रस्तुतियों की तस्वीरें सामने आई। फिर उसके बाद ब्रिस्क वॉक का आयोजन कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। हिमाचल में आने के साथ ही साथ मैंने नशे से हिमाचल को मुक्त किया जाए इसका अभियान शुरू किया और आज मैं महसूस करता हूं कि इन्होंने मुझे वह बल दिया है कि अगर उप मुख्यमंत्री स्वयं इतना आगे बढ़कर कर सकता तो मुझे जो अभियान लेना चाहिए था वो एक प्रकार से मैं सफल मानता हूं। आज मैं एक बार पुनः इनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने इसकी शुरुआत किया है, हिमाचल का जन जन इसके साथ लगे और वह स्वयं आगे बढ़ कर के हिमाचल से इसको मुक्त कराए। कारण यह है कि अगर आबादी के आधार पर देखा जाए तो पंजाब नंबर 1 पर है नशे में और हिमाचल दूसरे नंबर पर है। इस नाते आप सभी लोगों को, जितने लोग हैं, सभी लोगों को ये तय करना पड़ेगा, चाहे मीडिया के हों, चाहे विद्यालय के हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सब इस अभियान के साथ जुड़े और एक बार हिमाचल को देवभूमि बनाने के लिए लग जाए। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। की गई थी लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बगटूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगटूर और ओवैस मेमोरियल बगटूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगटूर ने 16 रनों से जीत दर्ज कर ली। फाइनल तकरीब के दौरान इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और क्रिकेट किट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर सीईओ एलएचडीसी करगिल संतोष सुखदेव की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोइनुद्दीन वाली ने जिला अफसरान के साथ सैलाब की तैयारियों, जमाबंदी की तहरीर के बारे में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में एसीआर करगिल, एजी जरगर, सीपीओ करगिल और मुतालिका तहसीलों के एसडीएम्स, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने शिरकत की। कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी की छापेमारी। 3 जिलों के 10 जगहों पर छापेमारी। ड्रोन द्वारा हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थों और धन की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई। आज जम्मू का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे राजनाथ। चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
रन्स प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला बोला है और बीजेपी के ज्ञापन को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज जयराम ठाकुर की सरकार ने लिया था और प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए कर्ज का बोझ डाला। अब भाजपा को सरकारी खजाने की चिंता हो रही है। जयराम ठाकुर को अपना समय याद नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी आदत दूसरों पर आरोप लगाने की है। साथ ही अनिरुद्ध ठाकुर ने कहा कि भाजपा अपने हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन हिमाचल में ये एजेंडा काम नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जयराम जी को अपना समय तो याद है नहीं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना उनकी शुरू से आदत रही है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल निराधार बात है। कानून व्यवस्था जो है पटरी के ऊपर है। कोई गलत काम किसी भी क्षेत्र में कोई गलत काम अगर हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो पुलिस जो है अपना काम कर रही है। मेरी जानकारी के अनुसार जो है सलूनी में हुआ था, एक मनोहर नामक व्यक्ति को मारा गया था। उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यही केवल मात्र 5 ही आरोपी जो है FIR में दर्ज थे, उन सबको किया है और उनसे सख्ती से जो है उनका पुलिंदा बनाया गया है कोर्ट में चालान पेश होने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री और बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोसने की बजाय कांग्रेस सरकार को चलाने पर ध्यान देना चाहिए। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से आज तक प्रदेश में एक भी टेंडर नहीं हुआ है। वो अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत शिमला के गंज बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। देखिए, ये वही विपक्ष है जो 2014 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 282 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। ये वही विपक्ष है जो 2019 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों के साथ देश में अपनी सरकार बनाई थी। अब मुझे लगता है कि इस बार 303 से ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। वो सिर्फ वित्त प्रबंधन की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार को चलाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब वो प्रदेश को चलाने में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन डगमगा रही है। मुझे लगता है कि वो बजाय भारतीय जनता पार्टी को कोसने के, वो अपने सरकार को संभालें और सरकार को ठीक रूप से चलाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जब इन्होंने 1000 के आसपास इंस्टीट्यूशन बंद किए, उसके साथ साथ अभी तक 31 मार्च तक एक भी टेंडर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। अब उसके बाद जो टेंडर हो रहे हैं वो भी पिक एंड चूज है और बड़े लिमिटेड टेंडर हो रहे हैं, जबकि अब तो विकास की गति और बढ़नी चाहिए थी। अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए JKLH 18। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।